नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और अगले 1 घंटे हम मिलकर आपके शेयर बाजार से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। योर स्टॉक, जैसे कि नाम ही दर्शाता है कि ये शो आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देने के लिए है। जी हाँ, आप भी इस शो में हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से भी बातचीत कर सकते हैं। करना आपको कुछ नहीं है, एक नंबर आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करेंगे और वो आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये हमारा SMS नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको अपने सवाल हमें यहाँ भेज देने हैं। 9167329108 ये वो नंबर है जहाँ पर अपने सवाल भेजिएगा। और देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक सवाल जब भी आप पूछ रहे हो और चाह रहे हो कि हमारे एक्सपर्ट आपको सही और सटीक सलाह दे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्टॉक का नाम डालें, आपने किस भाव पर ख़रीदा है और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं। ये तमाम जानकारी आप दे दीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट आपको अवधि के हिसाब से टेक्निकली और फंडामेंटल व्यू दे पाए आपकी खरीद पर। इसके अलावा हम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव हैं इस वक्त, फेसबुक हो, एक्स हो या इंस्टाग्राम हो। इसके अलावा यूट्यूब नहीं भूलना है आपको, क्योंकि यूट्यूब पर भी हम लाइव होते हैं और कमेंट बॉक्स में आपके सवाल लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं। आपके सवालों को हम शो में भी जगह देंगे और हमारे एक्सपर्ट से आपको सलाह भी दिलवाएंगे। एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ आज मेहमान है investforedu.com के आदित्य अग्रवाल। आदित्य, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आपके पास में आऊँ बाजार का सवाल लेकर, उससे पहले एक चेक ले लेते हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि बाजार एक बार फिर से यहां पर लाल निशान में दिखाई दे रहा है। दबाव ऊपरी स्तरों से क्लियरली बाजार में दिखाई दे रहा है और 24,900 के नीचे फिलहाल निफ्टी कामकाज करता हुआ। सेंसेक्स फिलहाल हम देख रहे हैं लगभग 170 अंक नीचे है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो लगभग 200 अंकों की कमजोरी है, यहाँ पर 55,208 तक के लेवल्स हैं। मार्केट ब्रेथ के लिहाज से अगर आप बाजार देखें तो अब की बार पड़ला थोड़ा सा हमें डिक्लाइंस की ओर भारी दिखाई दे रहा है। लगभग 1359 तक के यहाँ पर आंकड़े हैं जहाँ तक डिक्लाइंस की बात है। 1219 यहाँ पे एडवांसेस हैं। एक बार अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स का भी चेक ले लें तो क्लियरली यहाँ पर 100 अंकों की कमजोरी के साथ काफ़ी फ्लैट, लेकिन लाल निशान में हमें मिड कैप दिखाई दे रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी आपके स्क्रीन पर लेकर आए, काफ़ी फ्लैट, लेकिन हल्का सा हरे निशान में यहाँ पर हमें कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है हम सेक्टर स्पेसिफिक भी यहाँ पर एक बार चाल देख लेते हैं, जहाँ पे क्लियरली अगर हम IT देखें तो यहाँ 1% तक की तेज़ी फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन ऑटो इंडेक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आए तो यहाँ पे आधे % का दबाव दिखाई दे रहा है। अच्छा, निफ्टी PSU बैंक यहाँ पे बहुत कोशिश कर रहा है कि हरे निशान में टिके रहे, लेकिन काफ़ी फ्लैट यहाँ पर निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स हमें दिखाई दे रहा है। फार्मा काफ़ी सपाट लेकिन लाल निशान में। FMCG इंडेक्स भी हम देख रहे हैं काफ़ी फ्लैट है, लेकिन मेटल्स की चमक यहाँ पर चाइना की डेवलपमेंट की वजह से आप देखिए थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आधा % ऊपर ये इंडेक्स, लेकिन रियलिटी आज का सेशन भी ऐसा जहाँ पर फिलहाल हीरो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी रियलिटी लगभग 1.25% ऊपर कामकाज करता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो चलिए, यहाँ पर ओवरऑल बाजार में हमें ऊपरी स्तर से दबाव तो है, लेकिन एक सपोर्ट लेवल जानना चाहेंगे। और आदित्य, अब बताइएगा अपर लेवल से जो हम दबाव देख रहे हैं और बाजार काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक भी हो गया है आदित्य, जैसे कि हम समझ भी सक रहे हैं अभी। और न्यूज़ स्पेसिफिक रिएक्शन हालांकि हम हमेशा ही देखते हैं बाजार में, लेकिन जिस तरह से मुनाफा वसूली का एक सेशन हमें दिखाई दे रहा है, ऑटो काउंटर्स में आप दिग्गजों की भी बात करें, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, आयशर मोटर्स, जिस तरह से हमने रेलवेज में एक रनअप देखा, वहाँ पर मुनाफा वसूली हो रही, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का एक आलम है। अब आपके लिहाज से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग को देखकर अब क्या होंगे? गुड मॉर्निंग कविता, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। हम पहले समझ लेते हैं मार्केट का टेक्सचर क्या है और कैसे मार्केट मूव कर रहा है। तो हालांकि मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है, बट एज सच कोई बहुत ज्यादा फॉल नहीं देखने मिल रहा है मार्केट में। द ओनली पेन पॉइंट जहां पे मुझे लग रहा है, जहां पे थोड़ी बहुत प्रेशर है और जो थोड़ा सा कॉशियस स्टांस लेने के लिए मुझे मजबूर कर रहा है, वो है इंडियन विक्स। इंडिया विक्स अगर हम देखें कविता, वो 16 के नीचे नहीं जा रहा है। इनफैक्ट 16 को टेस्ट किया था लास्ट वीक, और कल और आज अगर मैं देखूं तो विक्स कंटिन्यूसली 16 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इनफैक्ट 17 के ऊपर कहीं ना कहीं आके खड़ा है वो। तो विक्स अगर 16 को क्रॉस करता है नीचे की तरफ और उसके नीचे विक्स की चाल हो जाती है 16 के नीचे, तो कहीं ना कहीं फिर हम देखेंगे मार्केट में एक वापस कंफर्ट आ जाएगा और निफ्टी फिर वापस 25,000 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करेगा।
अगर हम सपोर्ट्स की बात कर ले तो मार्केट में इमीडिएट सपोर्ट 24,800 का है, जो कि लगातार 3 दिनों से मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। कल भी देखा हमने, आज भी देखा, मार्केट 24,800 के लेवल को सपोर्ट के जैसे लगातार होल्ड कर रहा है। यहाँ पे बुल्स का अटेम्प्ट कर रहे हैं कि वहां से मार्केट वापस बाउंस करे। तो उस बीच में वॉलिटिलिटी बढ़ गई है। बेयर्स 25,000 प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बुल्स 24,800 प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब तक कि 24,800 ब्रेक नहीं करता नीचे की तरफ, मुझे नहीं लग रहा मार्केट में हमें बहुत ज्यादा मंदी या फिर बहुत बड़ी कोई गिरावट देखने मिलेगी। अगर 24,800 नीचे की तरफ तोड़ता भी है तो 24,600 पे वापस एक सपोर्ट आके खड़ा हो जाता है कविता। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज बाउंड है। लास्ट वीक हमने एक बहुत बड़ा मूव देखा था, ब्रेकआउट देखा था, उसके बाद फॉलो अप राइज नहीं आ रहा है मार्केट में। कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि थोड़ा बहुत सेक्टर रोटेशन हो रहा है। अगर हम देखें तो पैसे मार्केट से निकल नहीं रहे, कुछ भारी सेलिंग नहीं आ रही है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है। जैसा कि आपने कहा, अगर हम रियल एस्टेट देख ले उसमें एक अच्छी खासी बढ़त देखने मिल रही है। अगर हम मेटल काउंटर्स देख ले उसमें एक अच्छी खासी बढ़त देखने मिल रही है। पीएसयू बैंक्स ने एक अच्छा रैली ऑलरेडी कर दिया है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक जो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उसमें एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। और अगर मार्केट थोड़ा भी यहाँ पे संभल जाता है तो यहाँ पे शायद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ा फोकस करना चाहिए, वहां पे एक रैली आ सकती है। और एफएमसीजी जो काफी समय से नहीं चल रहा है, उसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी और लोग बहुत ज्यादा अपबीट थे। बट अनफॉर्चुनेटली एफएमसीजी काउंटर और एफएमसीजी पूरा खेमा जो है वो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है कविता। तो थोड़ा अगर मार्केट कॉशियसली मूव भी करता है तो मेरे ख्याल से एफएमसीजी एक ऐसा क्षेत्र रहेगा जहाँ पे पैसे डिप्लॉय करने चाहिए। यहाँ पे स्टॉक्स में आपको एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हो गया है। शॉर्ट कवरिंग रैली, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन मुझे लग रहा है एफएमसीजी काउंटर्स में आने वाले दिनों में आपको देखने मिल सकती है। चलिए, तो याद रखिए 24,800 जो है वो काफी अहम लेवल है। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो एक और अहम लेवल है 24,600 का, और इन लेवल्स को टूटते हैं तो ही आपको बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी, वरना आप देख सकते हैं जैसा बता भी रहे थे आदित्य कि एक तरह का सेक्टर रोटेशन है। एफएमसीजी सेक्टर पर विशेष ध्यान दीजिए, और इसके साथ ही जो भी तेजी वाले सेक्टर हैं उसमें हम आपको कमाई के मौके तो बताते ही हैं। चलिए अब आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं, और सुमित दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सुमित जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर हम वेस्ट बंगाल से बात कर रहे हैं, जिराट से। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? सर आई हैव ए क्वेश्चन रिगार्डिंग गॉडफ्रे फिलिप्स. I have 20 shares of Godfrey Phillips which I purchased in March 25 ओके, at the price of 5020. 5020, ओके। हाँ 5020 मार्च 2025 में बाइंग है, ठीक है, और क्वांटिटी 20 शेयर्स है। ठीक है। एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू होल्ड दिस स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट 1 year. चलिए, 1 साल का नजरिया, और आपको बधाई इसलिए क्योंकि काफी शानदार स्तरों पर आपने इस स्टॉक में परचेज किया है। 5,000 के आसपास की खरीद है इनकी। आदित्य, प्रशांत बात कर रहा हूं, हमें बताइए क्या राय बन रही है? और अभी भी तेजी में नहीं है, ये कह रहे हैं कि 1 साल और देना चाहता हूं। अगर हम आज देखें स्टॉक में तो लगभग 3.5% की तेजी हमें आज देखने को मिल रही है, और आज की ही तेजी जो है उसने पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन का जो एक तरह का प्रेशर था उसको तोड़ा है। तो यहां से बताइए 1 साल के लिए गॉडफ्रे फिलिप्स कैसा लगता है आपको? बाइंग इनकी 5,000 के आसपास की है। गुड मॉर्निंग प्रशांत। बिल्कुल, पहले तो मैं भी मुबारकबाद देना चाहूंगा, बहुत अच्छी बाइंग। पहला सजेशन मैं दूंगा, स्टॉप लॉसेस ट्रेल करें यहाँ पे। हालांकि आपका नजरिया थोड़ा लंबा है, 1 साल का है, बट स्टिल प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक स्टॉप लॉस लगाए, पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा 7,800 या फिर 8,000 एक स्टॉप लॉस लगाए, जिससे कि आपके प्रॉफिट्स प्रोटेक्ट हो। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं स्टॉक की बारे में। थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया अगर हमको रखना है तो डेफिनेटली बुलिश मोमेंटम है यहाँ पे, अप ट्रेंड है स्टॉक में। रिजल्ट्स मोटा मोटी ठीक आए थे, मार्जिन्स में कुछ बेसी एक्सपेंशन देखने नहीं मिला था, कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आ रहे सरकार के तरफ से ये पूरे खेमे में। तो ओवरऑल स्टॉक में बने रहना चाहिए। ऊपर 10,000 का टारगेट यहाँ पे लगाए, और नीचे एक स्टॉप लॉस ट्रेल करे 8,000 से 7,800 से, और बने रहे 1 साल के लिए। मेरे हिसाब से आपको आने वाले दिनों में थोड़ी और तेजी इसमें देखने मिल सकती है। राइट, चलिए गॉडफ्रे फिलिप्स में आपकी ये राय है। आगे बढ़ते हैं और पवन साहब का हम सवाल लेते हैं। पवन साहब क्या फोन लाइन पर हैं? हाँ सर। नमस्कार हाँ, पवन जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? ये हेलो पवन जी? मैडम, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैडम। राजस्थान से, बताइए सर कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? मैडम मेरे पास में VI के 42,000 शेयर पड़े हैं, 7.50 रुपए के मैंने आपका परचेज किए थे, मतलब हाँ VI जी। मतलब वोडाफोन के। हाँ हाँ तो बिल्कुल। अब क्या करूं, इनको बेचूं या मतलब कि फिलहाल होल्ड पे रखूं? बिल्कुल सर,
कंसर्निंग है आपकी ये खरीद, और मेरे ख्याल से आपकी तरह बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो फंसा हुआ भी महसूस कर रहे होंगे। बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। सो आदित्य, अब यहाँ पर देखिए 12% की इंट्राडे फॉल हमने कल देख ली है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो AGR अर्जी है उसको खारिज किया है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो कि हमने स्टॉक पर पड़ता हुआ देखा है। न सिर्फ पवन साहब, लेकिन वो बहुत सारे लोग जो कि कल इस तरह की गिरावट को लेकर परेशान हुए होंगे, उन सभी को एक नियर टर्म आउटलुक जानना होगा, क्योंकि अब ऐसा लगता नहीं है कि ये मामला बहुत जल्द सुलझेगा। अब कैसे देखा जाए इनकी खरीद लेवल्स और घाटा जो कि बहुत ज़्यादा गहरा है आदित्य? कविता, हालांकि घाटा बहुत गहरा है और मैं पेन समझ सकता हूँ, और सिर्फ ये नहीं, पवन जी नहीं, इनके जैसे बहुत निवेशक है जिन लोगों ने ऊपर के लेवल्स पे खरीद रखा है स्टॉक, और स्टॉक समहाउ नहीं चल रहा है। और लगातार हम देखें तो उसके रीजंस है स्टॉक नहीं चलने के। उसके सामने अगर हम भारतीय एयरटेल देखें तो लगातार आउट परफॉर्मेंस है, 52 वीक हाई बनाते रहता है। वोडाफोन आइडिया 52 वीक लो बनाते रहता है। तो ट्रेंड बहुत ही वीक है, नियर टर्म बोलूँ, मीडियम टर्म बोलूँ, लॉन्ग टर्म बोलूँ, बहुत वीक है। नंबर्स खराब आते रहते हैं लगातार। तो एक ₹6.50 का मैं सजेस्ट करूंगा स्टॉप लॉस लगा के रखे। मुझे बहुत ज्यादा इसमें कुछ नियर टर्म आउटलुक पॉजिटिव होता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट इफ एनीथिंग मुझे लग रहा है थोड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक वापस अपना एक डाउनवर्ड मूव चालू करेगा। लेकिन ₹6.50 क्योंकि इसका एक मेजर सपोर्ट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा इस बार वहां पे स्टॉप लॉस लगाए ₹6.50 पे, और अगर वो ब्रेक करता है तो फिर उस स्टॉक से एग्जिट कर जाए। और ये सलाह मेरी सिर्फ पवन जी नहीं, सभी दर्शकों को रहेगी कि वोडाफोन आइडिया में अगर आप फंसे हुए हैं और आप इस उम्मीद से बैठे हैं कि कभी ना कभी स्टॉक चलेगी, तो मेरे हिसाब से वो उम्मीद से एक बार उभर के आपको थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस बुक करना चाहिए। ₹6.50 का एक स्टॉप लॉस लगा और एग्जिट करे अगर वो ब्रेक करता है तो, और वो पैसों को कहीं ऐसी जगह डिप्लॉय करे जहां पे आपको लग रहा है और पता है कि कंपनी अच्छा कर रही है, परफॉर्म अच्छा कर रही है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और मोमेंटम स्ट्रांग है, तो आपके पैसे रिकवर होने के चांसेस वहां पे ज्यादा है। चलिए, तो ये आपको एक बेहतर राय इस वक्त वोडाफोन आइडिया पर मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन ई गवर्नेंस के जो शेयर हैं उसमें 20% की भारी गिरावट देखने को मिली है। आखिर इस गिरावट की वजह क्या है? वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। तो 2 दिनों में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में करीब 30% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। कल ये 20% गिरा था, आज भी अगर आप देखेंगे तो करीब 8% के आसपास की गिरावट जो है वो इस काउंटर पे देखने मिली। अब तकलीफ क्या है? देखिए, दरअसल पैन 2.0 जिसको IT डिपार्टमेंट जो है वो अब आगे चल के लॉन्च करने वाला है, उसके लिए इन्होंने एक RFP मंगवाया था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, IT डिपार्टमेंट ने। और उसमें जो ये कंपनी है प्रोटीन ई गवर्न, इन्होंने भी आवेदन दिया था, लेकिन इनको दरअसल इस प्रोसेस में या फिर इस आवेदन के लिए चुना नहीं गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो इनको चुना नहीं गया है, और इनका जो RFP है वो दरअसल रिजेक्ट कर दिया गया है। तो एक दिक्कत की बात है। IT डिपार्टमेंट का कहना है कि ये जो कंपनी है वो फेवरेबल नहीं है पैन 2.0 के लिए, और कहीं ना कहीं इसके लिए इनका जो आवेदन था उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। अब ये इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी जो है वो ऑलरेडी पैन का कारोबार जो है, यानी कि पैन कार्ड्स का कारोबार जो है, जिसमें काफ़ी हद तक डिस्ट्रीब्यूशन है और बाकी जो काम है सरकार के लिए, वो ये ऑलरेडी करते हैं। और इनके कुल कारोबार में अगर आप देखेंगे तो करीब 50% के आसपास के रेवेन्यू जो है वो केवल पैन का बिजनेस जो है उससे आता था। अब होगा ये कि आगे चल के अगर पैन 2.0 के लिए इनको सिलेक्ट नहीं किया गया और किसी और को सिलेक्ट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं पैन का प्रोजेक्ट जो है वो शायद दूसरी कंपनी के पास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कुल प्रोजेक्ट की कीमत जो कि पैन 2.0 है उसका करीब 1440 करोड़ रुपए के आसपास का है, और अगर वो किसी और कंपनी के पास जाता है तो ये इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इनफैक्ट कंपनी ने कल कॉन कॉल की थी और उसमें कंपनी ने कोशिश की है बोलने की कि हमारा कारोबार जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा है, और पैन 2.0 जो है वो दरअसल एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप पैन कार्ड जो है उसको बना पाएंगे। लेकिन मार्केट ये मान के चल रहा है कि इसके चलते आगे चल के कंपनी के जो ओवरऑल कारोबार है उसको लेके अनसर्टनिटी बनती है। हो सकता है कि शायद आपको FY26 में उतना बड़ा इम्पैक्ट देखने ना मिले, लेकिन FY27 में जो एडिशनल रेवेन्यूज़ कंपनी को आते थे वो कंपनी को नहीं आएंगे, और जो कैश ये कंपनी जनरेट करती थी वो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और इसके लिए शायद यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस इसको लेके चिंतित है। नो डाउट कल कंपनी ने अपना कॉन्फ्रेंस कॉल किया था, उसमें लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद मार्केट कन्विंस नहीं है। इसके लिए कल के 20% की गिरावट के बाद आज फिर से आपको स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है। वरुण, आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो एक बार ज़रा इस पर एक राय भी ले लेते हैं और बताएं आदित्य, तमाम चीज़ें तो हमने बताई और गिरावट तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है।
दूर रहना चाहिए प्रशांत, मेरे ख्याल से नहीं इसमें एंटर करना चाहिए, क्योंकि हालांकि 20% कल डाउन था, आज नीचे से थोड़ी रिकवरी आई है, बट सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। 980 का सपोर्ट है, अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी है तो आज के लो पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखे 980 के आसपास, तो वहां से अगर रिकवरी आती है तो थोड़ा ऊपर आ सकता है, अदरवाइज मोमेंटम बहुत वीक है, अवॉइड करें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं योर स्टॉक और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की ओर। तो ऑप्शंस के चैंपियन में आज रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बाजार की चाल के साथ साथ आज आपकी रणनीति क्या होगी, बताइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, बाजार की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं और आज भी ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट एक सीमित रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कंटिन्यू हो सकते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग साइड में जो ट्रेड रडार पर आया है वो है इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक में लगातार 3 कंसेक्यूटिव सेशन से निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड हम देख रहे हैं और काउंटर ने यहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट भी दिया है, तो एक मोमेंटम प्ले यहाँ पे हो सकता है। इंडसइंड बैंक में अंडरलाइन में हम यहाँ से 820 से 830 रुपए तक की अपसाइड देख रहे हैं, इसीलिए 800 का कॉल ऑप्शन जो फिलहाल 26 रुपए के आसपास है, 25 से 27 इस रेंज में इसे खरीदने की सलाह होगी। 800 का कॉल, 19 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। 34 का पहला टारगेट, 42 का दूसरा टारगेट होगा। इसका लॉट साइज 500 का है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अप्रोक्सीमेट रिस्क पर लॉट यहाँ पे जो होगा 3500 का है एंड रिवॉर्ड अप्रोक्सीमेट पर लॉट यहाँ पे 8000 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक एक मोमेंटम के चलते 800 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। तो इंडसइंड बैंक पे आपने राय यहाँ पर बताई। अधिकतम मुनाफा आप 8,000 रुपये आंक रहे हैं और नुकसान 3,500 रुपये का। नीलेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और अपनी रणनीति आज बताई दर्शकों को। और लगे हाथों एक रिस्क डिस्क्लेमर दर्शकों को, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में जोखिम हो सकता है काफ़ी, लिहाजा आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। और रिपोर्ट्स में पाया गया है कि लगभग 10 में से 9 लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है एफएनओ ट्रेडिंग में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आदित्य अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, यूट्यूब से मुस्तफ़ा हमारे दर्शक हैं जिन्होंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर सवाल पूछा है और इन्होंने 131 के भाव पर लिया हुआ है और ये जो है इसमें अब क्या करना चाहिए ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। बैंक ऑफ इंडिया भी है इनके पास एक, वो मैं बाद में एक प्राइस क्रॉस चेक करके आपसे पूछूंगी, पहले आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस से बता दीजिए। बिल्कुल बने रहना चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कविता। इनफैक्ट सब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज मुझे अच्छे लग रहे हैं और मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग आनी चाहिए। हालांकि इनका बाइंग ऊपर का है, बट घबराने की बात नहीं है। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये 140 को क्रॉस करके 147 से लेके 150 तक के लेवल्स को टेस्ट करेगा। सो बने रहे, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा समय दे इसमें और स्टॉक आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप है और बने रहना चाहिए। पीएसयू बैंक्स हम देख रहे हैं लगातार एक अच्छा अपमूव दिखा रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया में 135 से लेके 125 से 135 के टारगेट्स आते हैं यहाँ पे, वो बनाए रखे और नीचे स्टॉप लॉस लगा 110 का। तो बैंक ऑफ इंडिया में भी बने रहने की सलाह है। ये दोनों ही काउंटर्स पे आपने सलाह दी थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदित्य, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे? कविता, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए कोई भी मेरे पोर्टफोलियो में पर्सनल नहीं है, क्लाइंट्स को रेकमेंडेड हो सकते हैं और उनके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। धन्यवाद आपका आदित्य। चलिए इसी के साथ फिलहाल योर स्टॉक की इस पेशकश को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार शुरुआत करेंगे शेयर बाजार सबका अधिकार की, जहां पर भी आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इस छोटे से